गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो 5th चैप्टर है जिसका नाम है विधान पालिका क्लास +1 के लिए यूनिट 3rd के बारे में डिस्कस करेंगे। और यूनिट जो 3rd है वो किससे संबंधित है? वो धन विधेयक से संबंधित है कि किस प्रकार भारत की संसद में धन विधेयक पास होता है। तो आइए बेटा इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि धन विधेयक होता क्या है और यह किस तरह पास होता है। तो सबसे पहले बेटा धन विधेयक को वित्त मंत्री के द्वारा संसद के लोकसभा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसको बेटा हम राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं कर सकते, इसको केवल हम लोकसभा में ही पेश करते हैं। और किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। अब बात आती है बेटा कि किस प्रकार के विधेयक को हम धन विधेयक की संज्ञा देंगे। तो सबसे पहले बेटा किसी प्रकार का कर लगाना या कर घटाना या कर बढ़ाना या समाप्त करना, ये किस क्राइटेरिया में आता है? धन क्राइटेरिया में आता है। वित्त से संबंधित बातें हैं। दूसरा बेटा धन विधेयक किस क्राइटेरिया में आता है कि भारत सरकार द्वारा ऋण लेने, गारंटी देने और वित्तीय उत्तरदायित्व के लिए कानून बनाना। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसके अंतर्गत धन विधेयक आता है वो है भारत की संचित निधि से किसी व्यय के लिए धनराशि देना। अगला है बेटा भारत की संचित निधि तथा आकस्मिक निधि का संरक्षण या निधि में धन जमा करना या निकालना। किसी सरकारी खर्च को भारत की संचित निधि में से खर्च योग्य घोषित करना तथा उसमें से किसी व्यय के लिए धनराशि देना। बेटा ये वो कारक या तत्व हैं जिनके आधार पर हम इसको किस क्राइटेरिया में ला सकते हैं? धन विधेयक। यानी इनसे संबंधित कोई बात है तो वो धन विधेयक से संबंधित प्रस्ताव है। यानी कि धन संबंधित प्रस्ताव में ये सभी बातें शामिल होती हैं। कर लगाना, कर घटाना, समाप्त करना, ऋण देना, गारंटी लेना, संचित निधि से धनराशि देना, जमा करवाना, निकालना। तो ये सब किसके आते हैं? धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि धन विधेयक पैसों से, वित्त से संबंधित होता है और यह केवल वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा सदन में ही पेश किया जा सकता है। इसको हम राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। और जो हमने 5 बिंदु आपको बताए हैं ये धन विधेयक से संबंधित है। अब आगे बताते हैं बेटा आपको। धन विधेयक का संबंध सरकार से धन प्राप्त करने अथवा खर्च करने अथवा सरकारी निधियों के संरक्षण या उसमें से व्यय से होता है। धन विधेयक लोकसभा में ही पेश किया जाता है तथा किसी विधेयक पर विवाद की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। और एट प्रेजेंट टाइम लोकसभा का जो अध्यक्ष है बेटा वो कौन है? ओम बिड़ला। राज्यसभा जो है, जो संसद का दूसरा सदन है बेटा, वो धन विधेयक को केवल 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों व सुझावों सहित लोकसभा को वापस लौटा देती है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यसभा धन विधेयक बिल को कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। 14 दिन के बाद वह इसको वापस लोकसभा में लौटा देती है। लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है कि जो राज्यसभा कहेगी वही करेगा। वह इस काम में बाध्य नहीं है, मजबूर नहीं हो सकता। राष्ट्रपति धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी कि बेटा जब भी कोई विधेयक पारित होता है तो उस पर क्या होता है? राष्ट्रपति का साइन होता है।
सिग्नेचर होता है, तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पहले ही परमिशन उनसे ले ली जाती है। अब बात आती है बेटा, साधारण धन विधेयक बजट के रूप में पेश किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धन की मांग के लिए बजट पास होने से पहले तथा बाद में भी धन विधेयक के रूप में विधेयक पेश किया जा सकता है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहा जाता है, यानी कि बजट को दूसरे किस नाम से बोला जाता है बेटा? वार्षिक वित्तीय विवरण। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार बजट तैयार करती है, जिसे राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री लोकसभा में पेश करता है। बजट के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, आमदनी का भाग और खर्च का भाग, यानी ये दो पार्ट में होता है। खर्च की अनुमान दो भागों में दिखाए जाते हैं। एक भाग में संचित निधि से किया जाने वाला खर्च होता है, इन खर्चों पर संसद में मतदान नहीं होता। दूसरे भाग में अनुदान संबंधी मांग होती है, इसे साधारण खर्च भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? साधारण खर्च भी। बेटा, अनुदान संबंधी मांगों पर संसद में बहस भी होती है। संसद इन मांगों को स्वीकार तथा अस्वीकार कर सकती है। इन मांगों में कटौती भी की जा सकती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा दिए गए कर्जे, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन आदि भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। यानी कि बेटा, जो भारत में हाई पोस्ट पर हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो इन लोगों को जो पेंशन, वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो संचित निधि से दिए जाते हैं। बजट राष्ट्रपति के अभिभाषण से आरंभ होता है, यानी कि राष्ट्रपति अभिभाषण देंगे और उसके बाद बजट स्टार्ट होगा। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में भाषण देता है, जिससे सरकार की नीतियों की चर्चा होती है। दोनों सदन कौन से बेटा? लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों को इकट्ठा करके दोनों में संयुक्त रूप से भाषण देता है। बजट को पारित होने के लिए जिन चरणों से गुजरना पड़ता है बेटा, वो अलग अलग प्रकार के चरण हैं। सबसे पहले बजट को पेश करना। वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करता है। वित्त मंत्री बजट के संबंध में भाषण देता है, जिसमें बजट की प्रकृति और आर्थिक नीति पर प्रकाश डाला जाता है। इसके बाद बजट भाषण की प्रतियां राज्यसभा में भेज दी जाती हैं। यानी सबसे पहले धन विधेयक को क्या किया जाता है? बजट को पेश किया जाता है। किसमें? लोकसभा में। किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। और वित्त मंत्री उस पर अपने भाषण देता है, विचार व्यक्त करता है। फिर इसकी प्रतियां जो है राज्यसभा में भेज दी जाती है। यह बेटा धन विधेयक को प्रस्तुत करने का पहला चरण है। फिर बात आती है बजट पर वाद विवाद। वित्त मंत्री के बजट भाषण के 2-3 दिन पश्चात बजट को सामान्य वाद विवाद होता है। सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की जाती है। उस समय उन खर्चों पर भी वाद विवाद होता है जो संचित निधि से लागू या संचित निधि से किए जाते हैं। यानी कि सबसे पहले तो बजट को पेश किया जाता है लोकसभा में। पेश करने के 2-3 दिन बाद बेटा बजट पर बहस होती है, उसकी आलोचना भी की जाती है, उसके खर्चों का मुद्दा भी उठाया जाता है। तो दूसरा जो चरण है वो वाद विवाद का है, किस पर किस तरह लोकसभा के एमपी अपने विचार विमर्श करते हैं। फिर बात आती है बेटा मांगों पर मतदान। सामान्य वाद विवाद समाप्त होने के पश्चात लोकसभा अनुदान संबंधी मांगों पर विचार करती है। प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर अलग अलग विचार किया जाता है। मंत्रालय के पिछले वर्ष के कार्य की समीक्षा की जाती है। मोरिस जोन्स का कहना है कि यह ऐसा अवसर होता है जिस पर सदन अपने मन की बात खुलकर कह सकता है तथा इस अवसर पर सरकार को यह पता चल जाता है
कि वित्तीय सुझाव की मांगों को किस प्रकार से स्वीकार किया जाएगा। लोकसभा को इन अनुदानों को स्वीकार करने, अस्वीकार करने तथा कम करने का अधिकार होता है। लोकसभा मांगों को कम कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। यानी कि बेटा पहला चरण बजट को पेश करना है, दूसरा चरण बजट पर वाद विवाद करना है, तीसरा जो चरण है वो मांगों पर मतदान है, और जो चौथा चरण है बेटा वो क्या है, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक जब अनुदान संबंधी मांगे लोकसभा द्वारा स्वीकार हो जाती है तो संचित निधि से होने वाले खर्चों के साथ ये मांगे एक विनियोग विधेयक के रूप में लोकसभा में पेश की जाती है। इसका क्या मतलब होता है बेटा? इसका यह अर्थ होता है कि लोकसभा द्वारा स्वीकार सभी मांगों तथा संचित निधि पर पारित खर्चे को खर्च करने का अधिकार सरकार को क्या हो गया है, मिल गया है, परमिशन मिल गई है। इस विधेयक के स्वीकृत होते बिना सरकार कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती। विनियोग विधेयक पारित होने के बाद बेटा सरकार को इसमें परमिशन मिल जाती है। अगर ये जब तक पारित नहीं होगा सरकार कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। फिर जो इसका अगला चरण आता है बेटा वो क्या है, वित्त विधेयक। विनियोग विधेयक के पास हो जाने पर सरकार को खर्च करने का अधिकार मिल जाता है, परंतु इन खर्चों के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सरकार वित्त विधेयक पेश करती है जिसमें करों तथा अन्य साधनों की व्यवस्था की जाती है। प्रस्तावित करों तथा साधनों के विषय में लोकसभा में विचार होता है तथा संशोधन भी रखे जाते हैं। नए करों को स्वीकार किया जाता है, अस्वीकार किया जाता है। लोकसभा करों की मांग को बढ़ा नहीं सकती। विधेयक के पास होने पर सरकार को जनता पर एक नए कर लगाने का अधिकार क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है वित्त विधेयक पारित होने की परिस्थिति में। फिर बात जाती है बेटा कहाँ, किस चरण में, बजट राज्यसभा में। यानी कि लोकसभा में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद बजट राज्यसभा में जाता है। बजट लोकसभा में पास होने के पश्चात राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक विचार के लिए रख सकती है। राज्यसभा का सुझाव देने का अधिकार है, परंतु सुझावों को मानना अथवा न मानना लोकसभा का कार्य है। बेटा जब सारी प्रक्रिया लोकसभा में पारित हो जाती है तब वह राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन राज्यसभा जो उस पर विचार व्यक्त करती है, जो सिफारिश लागू करती है, ये लोकसभा का काम है कि वह इसकी बात को मानता है या नहीं मानता, और वह इसके सुझाव को मानने के लिए मजबूर भी नहीं है। फिर जाता है बेटा ऑटोमेटिक, ये 14 दिन में पास समझा जाता है। फिर ये कहा जाता है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। दोनों सदनों में पास होने के पश्चात विधेयक को अंतिम स्वीकृति के लिए कहाँ भेजा जाता है, देश के प्रेसिडेंट के पास। और एट ए टाइम हमारे पास कौन है, हमारे देश का प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जो राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं और बिहार के राज्यपाल। धन विधेयकों पर राष्ट्रपति को निषेधाधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि धन विधेयक उसकी परमिशन से ही लोकसभा में पेश किए जाते हैं। ठीक है ना, यानी उसको अपना सिग्नेचर उस पर करना पड़ता है, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना तो इसको पेश ही नहीं किया जाता। ऊपर वर्णित प्रक्रिया द्वारा भारत की संसद में धन विधेयक अथवा बजट पास होता है। हमने बेटा बहुत सारे चरण बताए हैं धन विधेयक को पास करवाने में। सबसे पहले बजट को पेश करना, उसके बाद बजट पर वाद विवाद करना, उसके बाद मांगों पर मतदान करना, और उसके बाद विनियोग विधेयक पास करना, फिर वित्त विधेयक, फिर बजट राज्यसभा में, और फिर कहाँ, राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए। ऊपर वर्णित प्रक्रिया द्वारा भारत की संसद में धन विधेयक अथवा बजट पास होता है। लेखा अनुदान, पूरक अनुदान, यदि किसी वित्तीय वर्ष के आरंभ होने से पहले
विनियोग विधेयक पास न किया जा सके तो सरकार के पास आवश्यक व्यय के लिए कोई धनराशि नहीं होगी। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि कुछ आवश्यक खर्चों के लिए सरकार को सीमित रकम दे दी जाए। इसे लेखानुदान कहते हैं। क्या कहते हैं? लेखानुदान। बेटा 1991-92 के वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले चंद्रशेखर सरकार ने इसी का सहारा लिया था। यदि किसी कार्य के लिए निश्चित की हुई रकम या धनराशि कम प्रतीत हो तो लोकसभा के सामने पूरक अनुदान की मांग पेश की जाती है। इनको पास करने का तरीका वही है जो बजट या अन्य धन विधेयकों पर लागू होता है। बेटा आज हमने पढ़ा कि धन विधेयक जो है वो संसद में कैसे पास होता है। धन विधेयक किससे संबंधित होता है? धन से संबंधित होता है। किसी प्रकार का कर लगाना, बढ़ाना, समाप्त करना या फिर कोई गारंटी लेना, किसी व्यय के लिए धनराशि व्यक्त करना, और इसको वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में इसको हम प्रस्तुत नहीं कर सकते। और धन विधेयक जिन चरणों से गुजरता है वो मुख्य रूप से 7 चरण है बेटा। सबसे पहला चरण हमने बताया था, वित्त मंत्री द्वारा इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, इसको राज्यसभा में प्रस्तुत या पेश नहीं किया जा सकता। इसको राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है और राज्यसभा इस पर जो विचार व्यक्त करती है लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। सबसे पहला चरण है बजट को पेश करना वित्त मंत्री द्वारा, फिर बजट पर वाद विवाद करना 2-3 दिन के बाद, फिर मांगों पर अनुदान करना, फिर विनियोग विधेयक, फिर वित्त विधेयक, फिर बजट राज्यसभा में। और जब राज्यसभा में इसकी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, क्योंकि वह फॉर्मेलिटी है बेटा धन से संबंधित विधेयक, मेन पावर लोकसभा के ही पास है, वो सिर्फ 14 दिन तक इसको रख सकती है और उसके किसी भी कार्य को, धन से संबंधित कार्य को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। एट लास्ट स्टेज पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, परमिशन होते ही, परमिशन तो इसको लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही मिल जाती है और इस तरह से धन विधेयक संसद में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है।